नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के पहले और दूसरे फेज के टोटल 42 शिफ्ट में जो भी प्रश्न हमारे आवर्त सारणी से पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि हर शिफ्ट में आवर्त सारणी से आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके 42 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है इसकी एक पेड ई बुक भी है। तो अगर आप लोग इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स सेक्शन वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इस प्रकार से शिफ्ट वाइज पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग पहले प्रश्नों को डिस्कस करें उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे 1 से लेकर के 18 तक के नंबर लिखे गए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ये जो आपके 18 हैं इनको हम लोग कहते हैं समूह। क्या कहा जाता है? इन्हें हम लोग ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर आपके हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, जैसे आप लोग ऐसे, इन्हें हम लोग पीरियड कहते हैं या इन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर आवर्त की बात करते हैं तो इनकी टोटल संख्या होती है 7। कई बार आपकी परीक्षा में यही पूछा जाता है कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग या फिर आवर्त हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आवर्तों की संख्या टोटल यहाँ पर 7 है, जबकि आपको 18 वर्ग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर हम लोग समूह 1 की बात करते हैं तो इसमें ये जो सारे एलिमेंट आपके हैं ये हमारे क्षारीय धातु हैं। कौन से हैं? ये हमारे सारे एल्कली मेटल हैं। तो ध्यान रखेंगे ग्रुप ए में आपको एल्कली मेटल मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर ग्रुप दूसरे की बात करते हैं तो ग्रुप 2 में आपको क्षारीय मृदा धातुएं मिलेंगी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी हमारी एल्कली अर्थ मेटल हैं। उसके बाद में ग्रुप 3 से लेकर के 12 के बीच में जितने भी हमारे एलिमेंट हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं या फिर इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे ग्रुप 13 की। तो ध्यान रखिएगा ग्रुप 13 को हम लोग बोरान फैमिली कहते हैं। इसी प्रकार से ग्रुप 14 की बात करें तो इसे हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 15 आपका नाइट्रोजन फैमिली हो गया। ग्रुप 16 हमारा ऑक्सीजन फैमिली है। ग्रुप 17 में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन है और इन्हें हम लोग हैलोजन कहते हैं। तो इन्हें आप लोग हैलोजन परिवार भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 की बात करें, इसे हम लोग कहते हैं अक्रिय गैसों वाला ग्रुप, क्योंकि ये सारे हमारे इनर्ट होते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ हमारे एलिमेंट हैं जो कि आपके इस प्रकार से रखे गए हैं। तो इनकी टोटल संख्या 7 है और आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें हम लोग उपधातु या फिर अर्धधातु के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है इसमें आपको इस प्रकार के 7 एलिमेंट मिलेंगे जिन्हें हम लोग उपधातु, मेटालॉयड या फिर अर्धधातु के नाम से जानते हैं। पीरियोडिक टेबल के बाहर आपको इस प्रकार से 2 सीरीज मिलेगी। तो ऊपर वाली जो सीरीज है वो 58 नंबर एटॉमिक नंबर से शुरू होती है 71 तक, इसे हम लोग लैंथेनाइड कहते हैं। इसी प्रकार से एक्टिनाइड सीरीज आपको नीचे मिलेगी जो कि आपके 90 से शुरू होती है और ये जाती है 103 तक। तो यहाँ तक आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके पूछे गए हैं जिनको आइए हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन। आपको पता होना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड का जो 70% हिस्सा है वो आपके हाइड्रोजन से बना है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो एलिमेंट है इसका नाम है ऑक्सीजन।
अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो इस धातु का नाम एल्यूमिनियम है। सबसे ज़्यादा मिलने वाली उपधातु की बात करें तो इसका नाम यहाँ पर सिलिकॉन है। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे हल्का तत्व है उसका नाम हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका लिथियम है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो ऑक्सीजन का है। दूसरे नंबर पर स्थान आता है सिलिकॉन का। तीसरे नंबर पर आपका एल्यूमिनियम है। चौथे नंबर पर आयरन है। पांचवें पर कैल्शियम है और छठे पे आता है यहाँ पर सोडियम का नंबर। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में जो हमारा सबसे हैवीएस्ट मेटल है, नाम इसका अनोक्टियम है, जिसे हम लोग ऑग्नेसो के नाम से भी जानते हैं। एटॉमिक नंबर 118 है और ये आपके इनर्ट गैस समूह का मेंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो ये हमारा यूरेनियम 235 है। इसके बाद में सबसे भारी धातु के बारे में पूछा जाए तो ऑस्मियम हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी धातु है। द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका पारा है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। और इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि द्रव अवस्था में मिलने वाली जो अधातु है इसका नाम है ब्रोमीन। तो ये कुछ पॉइंट आपको यहाँ तक ध्यान रखने हैं। अब आइए जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये प्रश्न अभी आपके परसों ही पूछा गया था कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है इसके जनक कौन है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा जाए तो इसके जनक हैं हेनरी मोजले। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। लेकिन परीक्षा में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पीरियोडिक टेबल के जनक कौन हैं, तो तब आपका उत्तर हो जाएगा मेंडलीव। कौन? जो आपके रसिया के दिमित्री मेंडलीव थे, वो हमारे पीरियोडिक टेबल के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया परसों ही कि 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन वाला जो तत्व है वो किस आवर्त में आपको देखने को मिलेगा। 16 प्रोटॉन का मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर भी 16 है और एटॉमिक नंबर 16 का मतलब हो जाएगा सल्फर। तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर हमारे ऑक्सीजन फैमिली का एक एलिमेंट है। तो 16वें समूह में ये आपको मिलेगा। दूसरे आवर्त में आपका ऑक्सीजन होता है, तो तीसरे आवर्त में आपको मिल जाएगा सल्फर। तो सिंपल सा है, अगर आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पता है तो इसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि डोबे रायनर महोदय ने जो अपने त्रिक का नियम दिया था ये किसके ऊपर आधारित था। तो ध्यान रखिएगा, डोबे रायनर का जो ट्रायड रूल था ये हमारे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित था। आपने देखा होगा कि डोबे रायनर महोदय के द्वारा तत्वों को 3-3 के समूह में रखा गया था और इसीलिए इसे हम लोग त्रिक का सिद्धांत भी कहते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो रखने का इनका तरीका था, इन्होंने क्या किया था कि पहला और जो हमारा दूसरा एलिमेंट है इन दोनों के एटॉमिक मास का इन्होंने औसत निकाला था और जो औसत यहाँ पर प्राप्त हुआ था उस औसत वाला जो एलिमेंट था उसको इन्होंने इसके बीच में रखा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि न्यूलैंड महोदय का जो अष्टक का नियम है ये किस तत्व तक लागू होता है। तो न्यूलैंड का ये जो अष्टक का नियम है ये लागू होता है कैल्शियम तक। कहाँ तक? कैल्शियम तक ये लागू होता है। और यहाँ पर आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1865 में न्यूलैंड महोदय के द्वारा ऑक्टेव का रूल दिया गया था। इनके द्वारा जो एलिमेंट को व्यवस्थित किया गया था वो भी हमारे परमाणु भार के क्रम में ही थे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहला एलिमेंट हाइड्रोजन था, आखिरी तत्व इनकी पीरियोडिक टेबल का था थोरियम। और इन्होंने ये बताया था कि अगर हम लोग इस प्रकार से एलिमेंट को व्यवस्थित करते हैं तो हर एलिमेंट का अपने से 8वें नंबर का जो एलिमेंट होगा उसके 7 गुणों में समानता आपको देखने को मिलेगी। तो यही न्यूलैंड के अष्टक का नियम है। लेकिन इन्होंने ये जो रूल दिया था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू था और इनकी पीरियोडिक टेबल में नए एलिमेंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्थान भी नहीं था। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा डोबे रायनर के त्रिक नियम से नहीं है। तो डोबे रायनर महोदय के द्वारा आपके ट्रायड का निर्माण किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका एक ट्रायड है लिथियम, पोटेशियम और सोडियम का। और यहाँ से अगर आप लोग फाइंड आउट करेंगे
तो देखिए लिथियम का परमाणु भार 7 है, पोटेशियम का 39 है। दोनों को आप लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपकी 23 आ जाएगी और 23 हमारे सोडियम का एटॉमिक वेट होता है। तो इसी प्रकार से 1817 में सबसे पहले बार डोबेराइनर महोदय के द्वारा त्रिक का नियम दिया गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जनरली इनके 3 ट्रायड माने जाते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने 2 और ट्रायड को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पर आप लोग डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत को समझ सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर लिथियम है, ये सोडियम है, ये आपका पोटेशियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 7 है, पोटेशियम का 39 है। दोनों को आप लोग ऐड करेंगे तो ये 46 होगा। इसे आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 हो जाएगा और 23 होता है सोडियम का। इसी प्रकार से इन्होंने अगला जो ट्रायड लिया था कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, बेरियम का 137 होता है। दोनों को आप लोग ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे तो ये आता है 88 के बराबर। इसी प्रकार से फिर उन्होंने कहा था कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, इनके भी आप लोग एटॉमिक वेट का सम करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट आएगा। तो यही हमारे डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत है और इसके अनुसार इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है इसकी सीमाएं क्या थी। तो मैंने अभी आपको बताया कि इनके द्वारा सिर्फ 3 या फिर 5 ट्रायड ही दिए गए थे। उसके बाद के जो हमारे एलिमेंट थे उन एलिमेंट के ऊपर इनका ये रूल लागू नहीं होता था। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि डोबेराइनर महोदय के जो ये त्रिक का नियम है वो आपके टोटल 5 ट्रायड के ऊपर लागू होता है। ये मैंने 5 ट्रायड के नाम दिए हुए हैं। हालांकि अधिकांश स्थान पर आप लोग सिर्फ 3 ट्रायड के बारे में ही पढ़ते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको 3 मिलता है तो आप 3 को टिक करेंगे, अगर 3 के बजाय आपको 5 मिलता है तो फिर आप लोग 5 को टिक करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि न्यूलैंड के अष्टक नियम का पहला और आखिरी तत्व कौन सा है। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि पहला तत्व इनका हाइड्रोजन है और आखिरी तत्व था इनका थोरियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम 1866 में प्रकाशित हुआ था। ये भी आपके परमाणु भार के ऊपर आधारित था। अगला प्रश्न पूछा गया कि डोबेराइनर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया था कि डोबेराइनर महोदय ने जेना विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया था। दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया था कि उन्होंने किसी पदार्थ के कणों को बौछार करके पदार्थों के गुणधर्म का अध्ययन किया था। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, इन्होंने जेना विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया था। लेकिन दूसरे वाले स्टेटमेंट के बारे में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। मैंने मतलब जो सर्च किया उसमें दूसरे के बारे में कुछ कंफर्म पता नहीं चला है। तो अगर आप में से किसी को कंफर्म है दूसरा स्टेटमेंट तो बताइएगा, मेरे हिसाब से ये गलत ही होगा। ये ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में ये आपके प्रोफेसर भी रहे थे और इनके द्वारा 1823 में डोबेराइनर लैंप का निर्माण भी किया गया था, जिसे हम लोग टिंडर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो डोबेराइनर महोदय का जो नाम है वो 2 कारण से लिया जाता है। एक तो इन्होंने अपने त्रिक का नियम दिया था और दूसरा इन्होंने डोबेराइनर लैंप का निर्माण किया था। अगला प्रश्न कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार बेरिलियम का जो गुण है वो किस तत्व के समान है। तो ये मैग्नीशियम के समान है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल के हिसाब से पीरियोडिक टेबल है और यहाँ पर आपको बेरिलियम देखने को मिलेगा और इसके आप नीचे आएंगे तो मैग्नीशियम इसी के साथ में है, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक इनके साथ गुणों में समानता रखता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 16वें ग्रुप में किस तत्व का आधात्विक गुण सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका आधात्विक गुण होता है सबसे ज़्यादा। आवर्त सारणी में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपके ग्रुप में जो आधात्विक गुण है वो हमारा घटता है, जबकि अगर हम लोग धात्विक गुण की बात करते हैं तो बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर आपसे उल्टा पूछा गया है, आधात्विक गुण के बारे में पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है उस पार्टिकुलर ग्रुप में जो सबसे ऊपर होगा उसमें आधात्विक गुण भी हो जाएगा यहाँ पर ज़्यादा। 16वें ग्रुप की बात करें तो इसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगा, सल्फर मिलेगा, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है और आपको मिलेगा लिवरमोरियम। तो ये सारे 16वें ग्रुप के एलिमेंट हैं। अगला प्रश्न पूछा गया
कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा सीजियम। देखिए, विद्युत धनात्मक होने का सिंपल सा मतलब है कि कौन सा हमारा एलिमेंट है जो कि अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग सकता है और वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को अडॉप्ट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सीजियम के जो हमारे कोश होते हैं इनकी संख्या ज़्यादा होती है और इसीलिए आखिरी कोश से बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और सीजियम के ऊपर आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक है। जबकि अगर हम लोग सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी में जो परमाणु त्रिज्या है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है ये। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर समूह की, यानी कि ऊपर से नीचे की बात करते हैं, तो ऊपर से नीचे जब आप लोग आएंगे ग्रुप में तो परमाणु त्रिज्या यहाँ पर बढ़ती है। जबकि अगर आप लोग आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या है वो आपकी घटेगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमारे एलिमेंट हैं वो किस आधार पर व्यवस्थित किए गए हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो हेनरी मोजले महोदय के द्वारा जो भी आपके एलिमेंट इसमें फिट किए गए वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से हैं। इससे पहले डोबेराइनर का चाहे त्रिक का नियम हो, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल हो या फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हो, इन सभी के जो एलिमेंट थे वो आपके परमाणु भार पर व्यवस्थित किए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, ये परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। 1872 में इनकी पीरियोडिक टेबल प्रकाशित हुई थी और इसमें कुल एलिमेंट की संख्या थी आपकी 63। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन में इस प्रकार से आपको एलिमेंट दिए गए थे जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उस स्थिति में एक एक जो कोश है वो बढ़ता जाता है और जाहिर सी बात है जब कोश बढ़ता जाएगा तो उस स्थिति में जो आपके नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे नीचे वाले का होगा ज़्यादा, तो आयोडीन यहाँ पर सबसे नीचे होगा जिसकी परमाणु त्रिज्या हो जाएगी सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो है वो किस कारण से घटता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल में, ये देखिए जैसे ये पीरियोडिक टेबल हो गया, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका ग्रुप हो गया, ये हमारा आवर्त हो गया, तो आवर्त में यहाँ पर कोई एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट है। जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो जो आपका आखिरी कोश है, कोश की संख्या यहाँ पर नहीं बढ़ती है बल्कि कोश में जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो वहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की यहाँ पर प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और इसी के कारण जो धात्विक गुण है वो आपका घटता जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी में कौन से समूह के जो तत्व हैं वो हमारे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल हैं उनके द्वारा यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड बनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर 16वां समूह आपका सही था। अधातुओं के द्वारा अम्लीय ऑक्साइड बनाया जाता है और अधातुओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको समूह 14 से 17 के बीच में देखने को मिलेंगे और इन्हीं के द्वारा एसिडिक कंपाउंड का ऑक्साइड यहाँ पर बनाया जाता है जिसे हम लोग एसिड एनहाइड्राइड्स के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और सीजियम में कौन सबसे ज़्यादा धात्विक है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो धात्विक गुण ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है और इसमें आपको सबसे नीचे सीजियम ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सीजियम का धात्विक गुण हो जाएगा सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को डैश डैश और क्षैतिज पंक्तियों को डैश डैश कहा जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि जो हमारे लंबवत स्तंभ होते हैं इस प्रकार से, इनको हम लोग कहते हैं यहाँ पर समूह। और अगर हम लोग इस प्रकार से बात करते हैं, ये जो आपके हैं
तो इन्हें हम लोग यहाँ पर कहते हैं आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में इनकी जो समूह है इनकी संख्या 18 है, जबकि अगर हम लोग आवर्त की बात करते हैं तो इनकी संख्या आपको 7 देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक और कितने कृत्रिम तत्व हैं। तो 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो टोटल एलिमेंट हैं इनकी संख्या 118 है, जिसमें से 94 तत्व आपके ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक हैं, यानी इनको प्रकृति ने बनाया है। बाकी इंसानों ने भी 24 एलिमेंट को यहाँ पर बना दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया है कि जो हमारे 118 एलिमेंट हैं उसमें से पहले 94 प्राकृतिक हैं, बाकी 24 आपके हो जाएंगे सिंथेटिक। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी में किस परमाणु क्रमांक का तत्व अलग समूह में है। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से परमाणु क्रमांक दिया गया था, जैसे 9, 11, 19 और 37। तो आपको बताना है इसमें से कौन दूसरे समूह में होगा। देखिए 11 की बात करें सोडियम, 19 पोटेशियम, 37 की बात करें तो ये सारे आपके एल्कली मेटल हैं। बाकी अगर हम लोग 9 की बात करते हैं तो ये फ्लोरीन हो जाएगा, तो ये हैलोजन फैमिली का है। तो परमाणु क्रमांक 9 वाला आपके अलग समूह में होगा, बाकी सारे आपको पहले समूह में ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का निर्माण किन तत्वों पर फोकस करके किया गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करते हैं तो इसमें फोकस किया गया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। किस पर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर मुख्य रूप से इन्होंने फोकस किया था। और ध्यान रखिएगा, कुल एलिमेंट की संख्या यहाँ पर 63 थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके पीरियोडिक टेबल की ये थी कि इनके द्वारा कुछ अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान भी यहाँ पर छोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व को बाद में स्थान दिया गया। तो देखिए ये प्रश्न जो है 2018 में बहुत बार पूछा गया था, हालांकि इस साल सिर्फ एक ही बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इका बोरोन नाम का जो तत्व था उसका नाम बाद में स्कैंडियम हो जाता है। इका एल्यूमिनियम नाम का जो एलिमेंट था उसका नाम बाद में गैलियम होता है। और जो हमारा इका सिलिकॉन था उसका नाम होता है जर्मेनियम। तो ये ध्यान रखिएगा, इन तत्वों के लिए खाली स्थान मेंडलीव ने छोड़ा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेंडलीव महोदय ने जब 1872 में अपनी पीरियोडिक टेबल को पब्लिश किया था तो उस समय तक कौन सा एलिमेंट या फिर एलिमेंट के समूह के बारे में पता नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, मेंडलीव महोदय ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उस समय इनर्ट गैसेज के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। इनर्ट गैस जो है उसके काफ़ी बाद में डिस्कवर हुए हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको इनर्ट गैसेज देखने को नहीं मिलेंगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, 18 समूह और 7 आवर्त हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे मेंडलीव महोदय की आवर्त सारणी थी इसमें टोटल आपके 8 समूह थे और इसमें आपके 6 आवर्त थे। तो ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, हो सकता है अब की बार रिपीट हो जाए। ध्यान रखिएगा, मेंडलीव में 8 समूह और यहाँ पर 6 टोटल पीरियड थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि डोबे रायनर के त्रिक नियम के संबंध में कौन सा सही है। तो ये मैंने आपको बताया ही था त्रिक नियम के बारे में कि पहला और तीसरा जो एलिमेंट है उसके परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के बराबर होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे अगर हम लोग पहले ग्रुप की ही बात करते हैं, आप सभी को पता होगा सोडियम लिथियम आपका हो गया या फिर पोटेशियम हो गया, इन सभी के आखिरी कोष में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। आखिरी कोष के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ये आपका अपरिवर्तित रहता है। फिर देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है, कई लोगों ने इस प्रश्न के ऊपर कमेंट भी किया था। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल 56 एलिमेंट हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था कि इन्होंने अपने ऑक्टेव रूल में बताया था कि तत्व अपने 8वें तत्व के साथ गुणों में समानता रखता है। अब यहाँ पर इन दोनों के हिसाब से बताना था कि कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में न्यूलैंड के टोटल 56 एलिमेंट थे, लेकिन आप कहीं से भी इनकी पीरियोडिक टेबल को डाउनलोड करिएगा,
देखिए इसमें जो टोटल आपके इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 3 6 1 7, तो इनके आवर्त 7 हैं, इनमें जो ग्रुप हैं इनकी संख्या 8 है। तो इस प्रकार से 8 सते 56, इनकी संख्या होती है 56। लेकिन आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि कुछ हमारे ग्रुप और आवर्त ऐसे हैं जहाँ पर आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल एक ही साथ है। इसी प्रकार से टोटल आपको ऐसे 5 स्थान और मिलेंगे जहाँ पर 2 एलिमेंट एक साथ हैं। तो 56 से बढ़ करके इनकी संख्या हो जाती है 63। तो ध्यान रखेंगे मेरे हिसाब से यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा, जबकि दूसरा वाला यहाँ पर हो जाएगा सही। तो आपके पास में कोई और सोर्स है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से इनकी टोटल संख्या हो जाएगी 62। अच्छा, मंडलीब में थी 63, मंडलीब में 63 थी और इनमें हो जाएगी 62। अगला प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ऐसे मतलब कौन सा कथन सही है, कुछ ऐसा था। तो आवर्त की संख्या कुल 7 है, वर्ग की संख्या कुल 6 है, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे। वर्ग की संख्या 17 होगी जी, सॉरी 18 हो जाएगी। तो वर्ग की संख्या टोटल 18 है तो सही हो जाएगी, अदरवाइज दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर गलत। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मंडलीब की आवर्त सारणी में बढ़ते द्रव्यमान के साथ कौन से गुण को और शामिल किया गया था। तो इन्होंने एलिमेंट के भौतिक और रासायनिक गुण को भी शामिल किया था और इसमें आपके टोटल 63 एलिमेंट थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पर नाभिकीय आवेश अधिक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन में आपको बोरॉन, लिथियम, कार्बन और फ्लोरीन दिया गया था। तो जब हम लोग नाभिकीय आवेश की बात करते हैं तो ये फ्लोरीन पर ज़्यादा होगा, कार्बन के बाद उसके बाद कार्बन पर, फिर आपके बोरॉन पर होगा और फिर लिथियम पर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आवर्त में जब भी हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो नाभिकीय आवेश का मान यहाँ पर बढ़ता है। कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि जब हम लोग किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उस स्थिति में नाभिकीय आवेश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का तत्व कौन सा है। ऑप्शन में बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम दिया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा बेरियम। अगर आप लोग सारे एलिमेंट को ध्यान से देखेंगे तो बेरियम आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा, एटॉमिक नंबर 56 है और जितना नीचे एलिमेंट होगा उसकी धात्विक गुण उतनी ही ज़्यादा होगी। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी के आधार पर सारे गा मा पा के संगीत नोट किसने दिया था। तो ये दिया था न्यूलैंड के अष्टक नियम ने। आपको मैंने बताया भी था कि न्यूलैंड महोदय ने ही अपने अष्टक रूल में ये बताया था कि अगर कोई एलिमेंट है तो वो अपने से 8वें नंबर के एलिमेंट के साथ गुणों में यहाँ पर समानता प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि मंडलीब की आवर्त सारणी के संबंध में गलत है। तो पहले में कहा गया कि इनकी आवर्त सारणी में 63 तत्व थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर इन्होंने फोकस किया था, परमाणु क्रमांक के ऊपर ये आधारित था। तो ये परमाणु द्रव्यमान पर था। तो पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा, जबकि तीसरा होगा यहाँ पर गलत। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी के दूसरे समूह के दूसरे आवर्त में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दूसरे समूह की बात हो रही है और दूसरे का मतलब है एल्कली अर्थ मेटल की बात हो रही है। और एल्कली अर्थ मेटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो हमारा एल्कली मेटल वाला होता है उसके आखिरी कोष में आपको 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो भी हमारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को ई बुक डाउनलोड करनी है तो इस ई बुक के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में विजिट करिए, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे आप किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं यह भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।